नमस्कार, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी। इस पर अगर आप पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, इसके मेंबर बने। सुपर स्टिकर्स के माध्यम से, सुपर थैंक्स सुपर स्टिकर्स के माध्यम से आप इस चैनल का सहयोग कर सकते हैं। मित्रों, मैं दरअसल आज आपको आगाह करने आया हूँ। आज का जो एपिसोड है आपको आगाह करने के लिए है। आगाह ये करना चाहता हूं कि आप सावधान रहें। ये 2026 का साल विकास का साल नहीं है। ये 2026 का साल चुनावों का साल है, घोषणाओं का साल है। और हमारी सरकार इस पूरे साल भर आपकी ओर ध्यान नहीं देगी, क्योंकि उसे चुनाव जीतने हैं। और ये चुनाव विकास की रफ्तार को कम कर सकते हैं, करते ही हैं। जब जब चुनाव आते हैं तो विकास की रफ्तार कम होती है, घोषणाओं की रफ्तार तेज होती है, जुमलों की रफ्तार तेज होती है। तो इसीलिए 2026 का ये साल चुनावों का साल है, महासाल है, महावर्ष भी आप इसे कह सकते हैं। इस वर्ष आपको देश में कम से कम 5 विधानसभा के चुनाव होने हैं, राज्यसभा के तो ढेरों चुनाव होने हैं, और पंचायतों के भी हैं, नगरीय निकायों के भी चुनाव हैं। अब ये जो चुनाव दरअसल एक तरह से 2029 के पहले का सेमीफाइनल इसको आप कह सकते हैं। 2029 हालांकि अभी दूर है, लेकिन इन 5 राज्यों के और जो चुनाव हैं, ये हमारी जो मौजूदा सरकार है उसके भविष्य को तय करेंगे, और देश का जो नया राजनीतिक कैलेंडर बनेगा उसको भी तय करेंगे। मित्रों, इस साल गोवा की सीट है, कर्नाटक की सीट है, यूपी की घोसी सीट है, महाराष्ट्र की भी है, मणिपुर की भी है, और नागालैंड की भी है। यहाँ कुछ विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने वाले हैं। और राज्यसभा के तो पूरे देश में हर राज्य में 1 2 2 3 सीटें खाली हो रही हैं, तो उनके चुनाव होंगे। और इसी साल विधानसभाओं के, राज्यसभा के चुनावों के साथ साथ कई राज्यों में पंचायतों के भी चुनाव होना है, स्थानीय निकाय के भी चुनाव होना है। महाराष्ट्र में तो खासतौर पर बम्बई महापालिका के चुनाव होना है। तो ये चुनाव आपको हर तरह से विकास के मामले में पीछे धकेलने वाले चुनाव हैं। इस साल जो चुनाव, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, वो है दक्षिण में, और थोड़ा सा हमारा बंगाल का पूरब आ जाता है। तो इस साल बंगाल में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, पौंडीचेरी में है, और उधर पूर्वी राज्य असम में है विधानसभा के चुनाव। इसमें से 5 में से 2 राज्यों में, असम और पौंडीचेरी में, जो भारतीय जनता पार्टी है वो सत्तारूढ़ है, उसके गठबंधन, उसके नेतृत्व के गठबंधन सत्तारूढ़ है। बाकी बंगाल में, तमिलनाडु में और केरल में अलग अलग दलों की और अलग अलग गठबंधनों की सरकार है, जिसमें भाजपा का कहीं कोई हिस्सा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है पहले बंगाल जीतना, फिर तमिलनाडु जीतना, फिर केरल जीतना। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आंखों में कांटे की तरह चुभती है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव से तृणमूल कांग्रेस बंगाल में सत्तारूढ़ है, और भारतीय जनता पार्टी सारे कसबल लगा करके सत्ता के निकट नहीं पहुंच पाई है। हालांकि पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहनत की। 2021 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी 77 विधानसभा सीटों पर जीती थी, जबकि उसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें उसको मात्र 3 सीटें मिली थी। तो अधिकांश राज्यों के जो ये मैंने जो जिक्र किए 5 राज्यों का, इनके विधानसभाओं का कार्यकाल अमूमन मई में या जून में समाप्त हो जाएगा। इसलिए चुनाव का मौसम हो सकता है कि मार्च अंत में या अप्रैल प्रथम वीक में इस देश में शुरू हो जाए। तो सबसे पहले बंगाल के चुनाव की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर 292 सीटों के लिए विधानसभा की चुनाव होता है, और यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी उखाड़ना चाहती है, और उसके लिए सारे कसबल उसने लगाए हैं। पिछले चुनाव में 77 सीटों पर आई है। इस बार उसकी कोशिश है कि वो 77 से आगे बढ़ के 70 तक पहुंच जाए और तृणमूल कांग्रेस को
नेस्त नाबूद कर दे। बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दल तो पहले से ही नेस्त नाबूद हो चुके हैं, खुद तृणमूल कांग्रेस उन्हें नेस्त नाबूद कर चुकी है। अब नंबर है तृणमूल कांग्रेस का, जिसे भारतीय जनता पार्टी नेस्त नाबूद करना चाहती है। और बंगाल की जो लड़ाई है वो एक तरह से केवल आम विधानसभा चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा है और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक और देश की अकेली जो महिला मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी, उनकी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। और ये प्रतिष्ठा की लड़ाई कहाँ तक आपको राजनीति को ले जाएगी, इसके बारे में कल्पना करना मुश्किल है। हालांकि चुनावी घोषणाओं का सिलसिला बंगाल के लिए शुरू हो गया है। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इसी महीने किसी भी दिन प्रधानमंत्री उसको झंडी दिखा सकते हैं, जो गुवाहाटी से कलकत्ता के बीच चलेगी। अब ये घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की सत्ता तक ले जा पाएंगे या नहीं, ये बात की बात है। बंगाल के बाद आप देखें तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है दक्षिण का तमिलनाडु। तमिलनाडु भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा पुराना सपना है कि यहाँ की सत्ता उसके हाथ में हो। और तमिलनाडु को जीतने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दशकों से कोशिश कर रही है। AIADMK से पिछले दिनों उसने गठबंधन भी पिछले चुनाव में किया था, तो और उसे पांव रखने की जगह तमिलनाडु में मिल गई थी। 4 विधानसभा सीटें उसने जीत ली थी। अब ये दरअसल तमिलनाडु में असली लड़ाई DMK और AIADMK के बीच में है। अब इनके साथ जो दल हैं, कांग्रेस DMK के साथ है, AIADMK के साथ भाजपा थी, अब नहीं है। अब इस बीच में क्या कहते हैं कि एक तीसरा मोर्चा भी वहां पर खुल गया है। और ये मोर्चा किसके साथ रहेगा, इस चुनाव में स्टालिन फिर से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, या जो एक नया मोर्चा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो जनता के बीच में धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है, विजय थलपति का मोर्चा, ये स्टालिन को सत्ता च्युत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि दक्षिण में पांव जब तक भाजपा के नहीं जमते हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकती, भले ही उसको आप अंतरराष्ट्रीय पार्टी कहते रहें। तीसरा बड़ा किला, तीसरी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार के लिए है केरल। केरल वामपंथियों का गढ़ रहा है। वहाँ अल्टरनेट चलता था पहले, कभी कांग्रेस के गठबंधन नेतृत्व वाला गठबंधन सरकार में होता था, कभी वामपंथियों के नेतृत्व वाला गठबंधन सरकार में होता था। यहाँ का कार्यकाल भी 25 मई को इस साल विधानसभा का पूरा हो जाएगा। तो यहाँ असली लड़ाई LDF और UDF के बीच में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि यहाँ उसको जगह मिले। और पिछले विधानसभा चुनाव में LDF ने, जो लेफ्ट का फ्रंट है, उसने 99 सीटें जीती थी और पिनराई विजयन यहाँ के 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अभी वही मुख्यमंत्री हैं। और अगर इस बार भी वो चुनाव जीतते हैं तो उनका लगातार तीसरा मुख्यमंत्रित्व काल होगा। और वो इतिहास बनाएंगे भी। अगर वो हारते हैं तो इतिहास बनेगा, जीतते हैं तो इतिहास बनेगा। अब यहाँ पर अभी हाल में ही जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें एक शहर में भारतीय जनता पार्टी का महापौर चुन लिया गया, तो उसे प्रधानमंत्री तक ने बधाई दी। क्योंकि यहाँ पर तो तिल रखने की जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को केरल में वामपंथियों की जमीन में। लेकिन रोचक है। और सबसे बाद में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण राज्य है, वो है पूर्वोत्तर का असम। असम में भारतीय जनता पार्टी के हेमंत शर्मा बिस्वा जो हैं, वो मुख्यमंत्री हैं और वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे। जहाँ पर NDA जो है उसने 75 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में जीती थी और कांग्रेस को 50 सीटें मिली थी, कांग्रेस के गठबंधन को। छोटा प्रदेश है और इस लिहाज से यहाँ पर एक ही चीज है कि क्या हेमंत बिस्वा शर्मा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर यहाँ पर कांग्रेस को स्थायी वनवास मिलेगा। देखिए, यहाँ असम में महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पर
SIR नहीं कराई सरकार ने, जबकि यहाँ भी घुसपैठ एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन SIR यहाँ पर नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, ये विश्लेषण का विषय है। लेकिन अब हेमंत शर्मा बिस्वा के लिए भी ये चुनौती है कि वो अपनी सरकार को बचाए रख पाएंगे या कांग्रेस का गठबंधन उन्हें परास्त कर देगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जीतना। अब सबसे छोटा राज्य है पौंडीचेरी का। पौंडीचेरी में आपको मालूम ही है कि यहाँ भी मई जून में विधानसभा समाप्त हो जाएगी और यहाँ भी इंडिया गठबंधन और NDA ही मुख्य रूप से चुनाव लड़ते हैं। और इसमें आप देखें कि जो अंतर है बहुत मामूली सा है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार पहली बार बनी थी। अब वर्ष 26 का जो मैंने जिक्र किया कि चुनाव का साल ही नहीं है, ये 2029 में जो आम चुनाव होगा उसकी भी पटकथा लिखे जाने का साल है। और ये पटकथा जनता को लिखनी है। जनता किसे मौका देगी, NDA को देगी या इंडिया गठबंधन को देगी, ये अभी से कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी जो अगले महीने आम बजट आने वाला है, इस बजट पर भी इन सारे चुनावों का जो असर है आपको साफ दिखाई देगा। ये जो बजट आएगा, आम बजट आएगा, ये लोकोन्मुखी आम बजट नहीं होगा, ये होगा चुनावोन्मुखी आम बजट। इसमें इन 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को देखकर ही कि इनकी सरकार नई घोषणाएं शामिल करेगी, नई नीतियां सामने रखेगी। हो सकता है कोई फ्री बीज का मामला आ जाए, हो सकता है कि जैसे कि अभी मनरेगा को समाप्त करके जी राम जी आई है, तो अब कोई जी कृष्ण जी आ जाए। तो इस तरह की योजनाओं पर भी नज़र आपको रखनी है। कुल मिलाकर के इस 2026 के चुनाव में देश के नेता चैन से नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगातार चुनावों में रहना है। और जब कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार चुनाव में उतरती है तो विकास कार्य पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उसकी प्राथमिकता होती है सत्ता हासिल करना। सत्ता एक बार हाथ में आ जाए तो विकास कार्य भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको मैं आगाह फिर से कर दूं कि चुनावों का साल है, संभल कर रहिए। और अगर आप इन राज्यों में रहते हैं जहां चुनाव होने वाले हैं तो आपकी जिम्मेदारी तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि आज का एपिसोड आपके और मित्रों तक भी पहुंचना चाहिए तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने जो राय है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपसे यही अनुरोध है कि इस चैनल को अगर आप आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो इसकी मेंबरशिप ले लीजिए। इसे सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स के माध्यम से भी इसकी मदद की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।